हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है आज हमारा टेस्ट है, ठीक है। एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर 2 है। एवरी संडे को 6 बजे इवनिंग को टेस्ट होता है, जो भी हम पिछले 7 दिनों में पढ़ते हैं उसका। टेस्ट का नाम एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर 2 है, बट जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके हॉर्टिकल्चर एंड कुछ क्वेश्चंस आपके एनिमल हस्बेंड्री के भी हैं। करीबन 30% जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे आपके हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। बाकी 70% जो है आपके एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस है। इससे पहले हमने एग्रोनॉमी का टेस्ट पेपर 1 देखा था, उसमें अधिकतर क्वेश्चंस आपके सीरियल्स थे, ठीक है ना, मतलब अनाज वाली फसलों से थे। तो आज वैसे ही सेम हमें जैसे लास्ट पेपर हमने दिया था वैसे आप लोगों को पेपर देना है। एक पेज लेना है, उसमें 1 से लेकर 40 तक नंबर लिख लो भाई, ठीक है। उसके बाद आप चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमारे 40 में से 35 सही निकले हैं, 40 में से 38 सही निकले हैं, 40 में से 25 सही निकले हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई फटाफट से सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और टेस्ट दे सके, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से घर बैठे कर सके। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा जो दूसरा चैनल है लव प्रकाश गो में, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, क्योंकि वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहेगी अजीबो गरीब टाइप की, ठीक है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को सबसे पहले मेरा ऑल द बेस्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आपके 40 में से 40 सही निकलने चाहिए। बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग होकर टेस्ट देना, क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन को समझना, उससे के बाद आपको आंसर देना है। हिंदी इंग्लिश आपको किसी की टेंशन नहीं लेनी। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में बताया जाएगा, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब तक आप लोगों ने सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दिया होगा, ठीक है। एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर 2 है। 40 क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे एंड मार्क्स अगर हम देखें तो 160 मार्क्स हमारे पास हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन, यूपीएस उपास 120 इज अ वेराइटी ऑफ, मतलब उपास 120 किसकी किस्म है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, उपास 120 किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर ए वीट मतलब गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन नंबर बी राइस, राइस क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। ऑप्शन नंबर सी पिजन पी, केजेनस केजन। एंड ऑप्शन नंबर डी ग्राम साइसर एरेटिनम। बॉटनिकल नेम इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना भाई। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होने के नाते हमें सबके बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा भाई, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पिजन पी, पिजन पी हो जाएगा, ठीक है। पिजन पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है भाई, केजेनस केजन होता है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असील इज अ ब्रीड ऑफ। जो असील है ना, कहीं पे आपको इस तरीके से भी मिलेगा असील, और हिंदी में हम इसको लिखेंगे असील। क्या बताना है कि असील किसकी ब्रीड है, किसकी नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए डक बतख, ऑप्शन नंबर बी टर्की तुर्की, एंड ऑप्शन नंबर सी चिकन, एंड ऑप्शन नंबर डी बफेलो। चलिए कमेंट कीजिए क्या बताना है आपको कि असील किसकी ब्रीड है। तो गाइज असील जो ब्रीड है चिकन है, ठीक है ना, मतलब हैन की, मुर्गी की नस्ल है, और इसको मनोरंजन खेल कूद के लिए इसको पाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। IWM इंक्लूड्स मतलब इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। पूरा नाम क्या हो जाएगा गाइज, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ठीक है गाइस, क्लियर, ठीक है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में किस किस को इंक्लूड किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए समझना ध्यान से, देखो स्पेस कम है, इसकी वजह से आपको क्वेश्चंस छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। कुछ ऑप्शंस मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन को भी बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन जिस तरीके से बनता है ना वैसे आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर मैं आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही से करवा दूंगा, बस आप बोर्ड पर फोकस करना, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मतलब इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में किस किस को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है टिलेज ऑपरेशन, मतलब टिलेज ऑपरेशन मतलब समझ गया हकाई जुताई करना। ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ हर्बिसाइड, मतलब हर्बिसाइड मतलब समझ गए एक तरीके से खरपतवार नाशक जो होते हैं उनका यूज करना। ऑप्शन नंबर सी क्लोज प्लांटेशन, मतलब क्लोज प्लांटेशन मतलब पास पास में पौधों को उगाना। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। तो चलिए भाई राइट आंसर दीजिए। देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो समझना इसको,
भाई हमें करना क्या है, वीड को मैनेज करना है, खरपतवार को मैनेज करना है ताकि वो ना उग सके। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, हम टिलेज ऑपरेशन करेंगे, हकाई जुताई करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, हर्बिसाइड्स का यूज करेंगे, दवाइयों का यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वीड का कंट्रोल होगा। थर्ड, क्लोज प्लांटेशन का क्या मतलब है भाई, क्लोज प्लांटेशन का मतलब है गाइस सपोज करो ये एक पौधा यहां पर उगा हुआ है, ये पौधा यहां पर उगा हुआ है, अगर मैं दूसरा पौधा इतने दूर उगाऊंगा, इतने दूर पौधा उगाऊंगा, तो देखो बीच में जगह मिल गई, और जगह मिल गई तो यहीं पे क्या होगा, खरपतवार उगने लगेगा। ये जगह हमें नहीं छोड़नी, इसलिए हमें क्या करना है, क्लोज प्लांटेशन। मतलब अगर सपोज करो मैं इस पौधे को यहां ना उगा के यहां पे उगाता तो फिर इसको जगह नहीं मिल पाती, खरपतवार को बढ़ भी नहीं पाता प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर जो क्लोज प्लांटेशन है वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द फर्टिलाइजर ऑल्सो कॉल्ड सोना इज, सोना किस उर्वरक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी केन, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए, तो सोना किस फर्टिलाइजर को कहा जाता है दोस्तों, सोना बोला गया है यूरिया को। किसको बोला गया है, यूरिया। और यूरिया में कितना नाइट्रोजन परसेंटेज होता है, तो आपको पता होगा 46%, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि मुझे खुद को नहीं पता कितनी बार रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज ऑक्यूप्ड बाय द स्पाइसीज, ठीक है, मतलब इनमें से कौन से स्पीसीज हैं जो सर्वाधिक मैक्सिमम एरिया में इंडिया के अंदर उगाया जाता है। मतलब गेहूं की कौन सी प्रजाति है जिसको इंडिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। जब मैंने आपको गेहूं पढ़ाया था तो बताया था कि डिप्लॉयड होता है, चतुर्गुणित होता है एंड षटगुणित होता है, ठीक है, इसके अलग अलग स्पीसीज मैंने आपको बताई थी वहां पर। तो यहां पर आपको क्या बताना है कि कौन सा गेहूं है जो इंडिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम वल्गेर। चलिए कमेंट कीजिए। आई होप आप लोगों ने वीट वाली वीडियो को देखा होगा, एंजॉय किया होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया हुआ है सब कुछ वहां पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम को सर्वाधिक उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। ट्रिटिकल इज अ क्रॉस बिटवीन, मतलब जो ट्रिटिकल है किसका क्रॉस है, किसका संकर है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है व्हीट क्रॉस राय, ऑप्शन नंबर बी व्हीट क्रॉस बार्ले, ऑप्शन नंबर सी बार्ले क्रॉस ओट, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। गाइस जो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये आपके जेट के एग्जाम में ही नहीं, आपके आईसीआर, बीएचयू, पेट, एमपीकेट, यूपीकेट, सीजीपेट, आईबीपीएस, एओ, डबल एओ, एजी सुपरवाइजर, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा कि सिर्फ जेट के लेवल से पढ़ाया जा रहा हो या आईसीआर के लेवल से पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। यहां पर मैं जो भी क्रॉप आपको पढ़ाता हूं बिल्कुल डिटेल में, जो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से बनता है। हम रामायण नहीं पढ़ते या शॉर्ट में नहीं पढ़ते। जैसे कोचिंगों में क्या होता है भाई, सबको पता होता है कि जेट में कौन से क्रॉप से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा। जैसे कोई तो वेराइटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोचिंग में क्या होता है, वेराइटीज उसकी पढ़ा दी जाती है, बाकी नहीं पढ़ाया जाता। तो आप अभी तो जेट का एग्जाम फाइट कर लोगे, आईसीआर का एग्जाम फाइट कर लोगे, लेकिन आगे आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, चाहे आप प्री पीजी की तैयारी कर रहे हो या यूजी की तैयारी कर रहे हो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही निकलने वाले हैं अगर आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखते हो तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिटिकल इज अ क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राय, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड मे बी रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ टर्माइट। टर्माइट सभी जानते हो, दीमक के कंट्रोल के लिए, दीमक के नियंत्रण के लिए कौन से इंसेक्टिसाइड को काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2,4-D। 2,4-D तो क्या है भाई, एक हार्मोन है, खरपतवारनाशी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी डाइमेथोएट, डाइमेथोएट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मिथाइल डेमेटोन, मिथाइल डेमेटोन भी नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोरीफाइरिपोस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीफाइरिपोस हो जाएगा दीमक के कंट्रोल के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गाइज आप वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे और फटाफट लाइक कर दे वीडियो को अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सोइल मल्च इज यूजफुल इन। सोइल मल्च, देखो सोइल मल्च क्या होता है, मल्चिंग एक क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जमीन को पॉलीथीन की सहायता से ढक देते हैं या फिर उस पर घास उगा देते हैं। रीजन क्या होता है, ताकि उसमें से एक तरीके से जल की हानि ना हो। तो मल्च क्रिया क्यों यूजफुल होती है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिनिमाइजिंग इवापोरेशन लॉसेस, ठीक है, मतलब इवापोरेशन एक तरीके से
इवापोरेशन को रोकने के लिए, मतलब कम से कम जल की हानि हो सके। ऑप्शन नंबर ए हमारा। ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग एरिएशन, ताकि सोइल में एरिएशन बढ़ सके, मतलब हवा का संचार अच्छे से हो सके, इसलिए करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी, इंप्रूविंग ड्रेनेज, या फिर इसलिए करते हैं ताकि जल निकास अच्छे से हो सके। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो चलिए फटाफट राइट आंसर दीजिए, क्यों करते हैं सोइल मल्च, किस लिए यूजफुल होती है? तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं ताकि इवापोरेशन ना हो सके, मतलब वाष्पीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमाइजिंग इवापोरेशन लॉसेस। देखो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना, छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप लैंड मोबाइल को इस तरीके से पकड़ोगे तो पूरा नजर आ जाएगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु इज नॉन एज आर्किटेक्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति किस लिए चलाई गई थी भाई, आप सभी को पता है ना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके जो आर्किटेक्ट है इंडिया में, वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्गीस कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री, एम.एस. स्वामीनाथन एंड जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामीनाथन का तो भाई सबको पता है ना, इनको मत भूलना, एग्रीकल्चर में आए हो तो स्वामीनाथन को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं भाई। हरित क्रांति जो चलाई गई थी, उनका मेन मोटिव क्या था, ताकि चारों तरफ हरियाली छाए, मतलब गेहूं वगैरह उगाए, राइस वगैरह उगाए, अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। तो हरित क्रांति के जनक किनको बोला जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड के अंदर किसको बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ना होकर क्या होगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग होगा। गाइस जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप इनको नोट करते हुए चलना, रजिस्टर में बिल्कुल स्टार लगा के नोट करते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन लाइट, ठीक है ना, मतलब सर्वाधिक जो फोटोसिंथेसिस जो होता है किस कलर की लाइट में होता है, प्रकाश संश्लेषण, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो गाइस किस में होता है, कमेंट कीजिए, किस में होता है, रेड में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो नीली जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पोल्ट्री, ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी, फूड प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन नंबर डी, फिशरीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ब्लू रेवोल्यूशन। भाई ब्लू किसको बोला जाता है, ब्लू नीला पानी, ठीक है ना, तो पानी में कौन रहती है, मछलियां। तो ये जो क्रांति है किस लिए चलाई गई थी, ताकि मछली पालन किया जाए अधिक से अधिक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिशरीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। NBFGR इज लोकेटेड, अगर आपको इसका पूरा नाम याद है तो आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो फिर आपको अकड़ बकड़ बम्बे बो करना है। चलिए पूरा नाम देखते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज। नोट कर लेना, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ एंड ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ, 1983 में इसको स्टैब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल फॉर, देखो ड्रिप इरिगेशन मतलब समझ के बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है ना, जो डायरेक्ट जड़ों में बूंद बूंद पानी गिरता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं, इनमें से किसके लिए सूटेबल है, किसमें सही होता है? ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दे रखा है ट्रिटिकम एस्टिवम, मतलब गेहूं आपके लिए दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में धान, चावल आपके लिए दे रखा है। ऑप्शन सी में बरसीम, फोडर क्रॉप दे रखी है। एंड ऑप्शन नंबर डी में हॉर्टिकल्चर प्लांट आपके लिए दे रखा है, ग्रेप। चलिए कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन इनमें से किसमें सूटेबल है? तो किसमें सूटेबल हो जाएगा, ग्रेप में हो जाएगा, अंगूर में, विटिस विनिफेरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विटिस विनिफेरा, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मिल्क फेवर इज केटल इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, भाई दुग्ध ज्वर होता है, दुग्ध ज्वर एक बीमारी होती है पशुओं के अंदर, वो किसकी कमी से होती है? कैल्शियम, फेरस, विटामिन डी एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हाउ मेनी मैंगो ट्रीज विल बी अकोमोडेटेड विद 5 into 5 मीटर इन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रखा, इन हेक्टेयर, शॉर्ट में आपको बता रखा है, मतलब मुझे 1 हेक्टेयर में अगर मैं 5 into 5 मीटर के डिस्टेंस पे मैंगो के प्लांट लगाता हूं
तो कितने पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर के अंदर? चलिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 400 प्लांट प्रति हेक्टेयर, 600, 800, 1600। कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए, है ना, फटाफट कमेंट करते रहिए और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास भी, देखो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। कैसे करते हैं कैलकुलेट, आई होप आप सबको पता होगा भाई। एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये लो, ये हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड हमारे पास कितने स्पेस पे हम लगा रहे हैं? आर इंटू पी क्या ले रहे हैं? आर इंटू पी क्या ले रहे हैं भाई? 5 इंटू 5 ले रहे हैं। तो ये ले लिया मैंने 5 इंटू 5, तो कितना हो गया? ये हो गया 25, ठीक है। और ये हो गया हमारे, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 10,000। अब 10,000 में अगर आप 25 का भाग दोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 25 25 2 25 50 और ये 3 25 75 4 25 100 हो गया। तो 100 हमारे पास 2 जीरो यहां लगा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 400। तो 400 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर के अंदर। कितने पौधे लगेंगे? 400। इस तरीके का एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है, तो कैलकुलेट करना बिल्कुल अच्छे से सीख लेना। ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से मेथड से प्लांट को लगाया जाता है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में ना ट्रिकली तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। मैंगो के कितने प्लांट लगेंगे? 400 लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान। एक क्वेश्चन भी जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। देखो जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपके पेपर में डाले जाते हैं, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा बेनिफिट हो सके, ताकि वो पिछले पेपर्स को भी पढ़ते हुए चले, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्रोक्लाइमेटिक जो जोन है राजस्थान के अंदर कितने हैं? 20, 15, 10 या 5? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 10। और मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द साइंटिफिक नेम ऑफ मोठबीन। मोठबीन आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो मोठबीन का साइंटिफिक नेम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विग्ना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर बी विग्ना मूंगो, ऑप्शन नंबर सी विग्ना एकोंटिफोलिया एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए यार, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, है ना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विग्ना एकोंटिफोलिया। मोठबीन का बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है विग्ना एकोंटिफोलिया। तो भाई विग्ना रेडिएटा किसका है और विग्ना मूंगो किसका है? कमेंट करो जल्दी से, आप लोगों को बताना है ना, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा, ये मैंने लास्ट पेपर में भी दिया हुआ था, लेकिन इस बार ऑप्शंस थोड़े चेंज है, ठीक है। द ऑप्टिमम एवरेज टेम्परेचर ऑफ व्हीट क्रॉप, मतलब गेहूं की फसल के लिए इष्टतम तापमान। देखो 3 तरीके के तापमान मैंने आपको बताए थे। एक तो फूटान के लिए बताया था, इष्टतम आपको बताया था, और पकने के लिए आपको बताया था। तो यहां पर आपको बताना है ऑप्टिमम टेम्परेचर, गेहूं के लिए ऑप्टिमम इष्टतम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 8 से 12 डिग्री सेल्सियस, 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। भाई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो आपको पढ़ाया गया वही ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं ऑप्शन को, ताकि स्टूडेंट आंसर क्या करे? गलत करे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो मैंने आपको 25 डिग्री लिखवाया था इष्टतम, ठीक है, 20 से 25 लिखवाया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस सभी को पता है फ्लावर प्लांट है, ठीक है ना। तो ग्लेडियोलस में जो प्रोपोगेशन, प्रवर्धन जो करते हैं, किस मेथड से करते हैं, किस विधि से करते हैं? बल्ब के द्वारा करते हैं, कॉर्म के द्वारा करते हैं, सीड के द्वारा करते हैं, या बडिंग के द्वारा करते हैं, ठीक है। भाई बल्ब को तो बल्ब बोलते हैं, है ना, और कॉर्म को घनकंद बोलते हैं, सीड को बीज बोलते हैं, और बडिंग को तो बडिंग बोलेंगे, बड बोल देंगे, कलम बोल देंगे। तो चलिए कमेंट कीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिए। ग्लेडियोलस में प्रोपोगेशन किस मेथड से करते हैं? किस मेथड से करते हैं? कॉर्म के द्वारा करते हैं, घनकंदों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन पहले भी आपके लिए पेपर में दिया हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इज द मेजर पेस्ट ऑफ, मतलब ये किस क्रॉप का मेजर पेस्ट है? स्टार लगाए लेना अगर अब तक आप लोगों ने नहीं लगाया है तो। पूछा गया है क्वेश्चन। ब्रिंजल का है एग प्लांट, ग्राम का है चने का, मस्टर्ड सरसों, पोटेटो आलू। ये दोनों क्रॉप आपको नहीं पढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना, जल्दी। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? ये किसका मेजर पेस्ट है गाइस? किसका मेजर पेस्ट है? कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। किसका है? ग्राम का है, चने का। चना, ये चने घोड़े खाता है ना, ठीक है ना। आई होप आपको याद होगा जब हमने चना पढ़ा था। इसको और क्या बोला जाता है? हॉर्स ग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पपेन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच फ्रूट क्रॉप, मतलब पपेन किस फल से प्राप्त किया जाता है? पपेन किस फल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पपाया, ऑप्शन नंबर बी मैंगो, ऑप्शन नंबर सी लीची एंड ऑप्शन नंबर डी बनाना। तो किस फल से प्राप्त किया जाता है पपेन? पपाया से। केरी का पपाया सबको पता है भाई, केरी कैसी इसकी फैमिली होती है, केरी का पपाया इसका बॉटनिकल नेम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रीड ऑफ गोट, मतलब बकरी की कौन सी नस्ल है इनमें से? बकरी सभी जानते हो ना, केप्रा हिरकस। भाई आपको जूलॉजिकल नेम तो याद है ना सभी पशुओं के? चलिए एक बार मेरे साथ बोलना है ना, मेरे साथ बोलना एक बार। बफेलो, बफेलो का क्या होगा? बुबेलिस बुबेलिस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? काऊ, काऊ दो होती है, काऊ सबको पता है। एक तो कुबड़ वाली काऊ होती है जिसपे कुबड़ होता है। अब जिसपे कुबड़ होगा उससे खेती क्रियाएं संभव है, जिसपे कुबड़ नहीं है खेती क्रियाएं संभव नहीं है। तो कुबड़ किस में होता है? कुबड़ किस काऊ में होता है भाई? बताइए फटाफट। देसी काऊ में होता है। तो देसी काऊ का बॉटनिकल नेम क्या होगा? सॉरी, देसी काऊ का जूलॉजिकल नेम क्या होगा? देसी काऊ का जूलॉजिकल नेम हो जाएगा बोस इंडिकस। और मैं बात करूं विदेशी काऊ, तो विदेशी काऊ का क्या होता है? विदेशी काऊ का कमेंट कीजिए, बोस टोरस होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? गोट का क्या होता है? केप्रा हिरकस। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं। वैसे एक बार तो पढ़ा रखा है मैंने। तो गोट का जो है, गोट कहां गई भाई? गोट कहां गई? हाँ ये रही गोट, है ना। तो बकरी, बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? केप्रा हिरकस हो जाएगा। और सिप भेड़ का क्या होगा? ओविस एरिसो का। गाइस ये सारे नाम याद कर लेना, ठीक है, आगे काम आएंगे। अब जब बीएससी करोगे, अपना ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां पे बहुत काम आएंगे आपके सारे के सारे नेम। तो यहां पर हमें क्या बतानी है? बकरी की ब्रीड बतानी है, बकरी की नस्ल बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आयरशायर, ऑप्शन नंबर बी एंग्लो, ऑप्शन नंबर सी बीटल एंड ऑप्शन नंबर डी चोकला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा बीटल। बीटल जो है किसकी ब्रीड है? बकरी की ब्रीड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज इज इन केटल इज कोज्ड बाय। एक क्वेश्चन भी जाने कितनी बार पूछा गया है। स्टार लगा लो, स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मुंहपका एंड खुरपका रोग किसके द्वारा होता है पशुओं के अंदर? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी फंगस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन अदल बदल के भी पूछा जाता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस के द्वारा होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि फुट माउथ डिजीज किन में होता है, किन पशुओं में होता है। ऑप्शन आपके लिए अलग अलग दे दिए जाते हैं, तो याद रखना ये गाय भैंस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? गाय भैंस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें छाले पड़ जाते हैं नीचे पैरों में, खुरों में और मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं। अभी तो मेरे भी छाले हो रहे हैं मुंह में, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ वीड इन पल्स क्रॉप, मतलब दलहनी फसलों में कौन सा खरपतवार नाशी काम में लिया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। दलहनी फसलों में कौन सा खरपतवार नाशी काम में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2,4-D, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन नंबर सी एट्राजिन, ऑप्शन नंबर डी बेसालिन। तो क्या काम में लिया जाता है भाई? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी हम पल्सेस क्रॉप ही पढ़ रहे थे इससे पहले, ठीक है। पल्सेस हमारी कंप्लीट हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसालिन हो जाएगा भाई। जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें अधिकतर बेसालिन का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 आता है सीड इज अ, बीज क्या है? इमेच्योर एम्ब्रियो, मतलब अपरिपक्व भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी मैच्योर एम्ब्रियो, मतलब परिपक्व भ्रूण, एंड ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट एम्ब्रियो, मतलब एक तरीके से विकसित भ्रूण, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए कमेंट कीजिए। एक सीड क्या होता है? तो दोस्तों एक सीड होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो मतलब समझ रहे हो मतलब जो उग जाए, ठीक है ना, मैच्योर हो, अंकुरित हो सके बाद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भ्रूण से थोड़ा सा एक क्वेश्चन और याद आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके जेट के एग्जाम में कि नारियल पानी का क्या पीते हैं, मतलब नारियल पानी का क्या पीते हैं? तो नारियल पानी का हम जो पीते हैं वो भ्रूण पीते हैं। क्या पीते हैं? भ्रूण, एम्ब्रियो पीते हैं भाई। उसी से तो जाके आगे नारियल बनता है, ठीक है ना, सबको पता होगा आई होप। तो गाइस अब तक हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आप लोगों के 25 क्वेश्चन सही निकले होंगे। गाइस आप सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते हुए चले और लाइक जरूर कर दे वीडियो को, अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। जो मेरा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी 15 क्वेश्चन और हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसको बाद में पढ़ सके, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन इसका कर सके, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हमने देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 से हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 रफ कर देता हूं गाइस मैं, है ना। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बिल्कुल अच्छे से। और यार बिल्कुल अच्छे से अब तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अभी तैयारी नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको ये सारे दिन याद आएंगे कि लॉकडाउन था, पढ़ सकते थे, पढ़ा नहीं। इसीलिए आप पढ़ने में जुट जाए। आपका जो कोर्स है करीबन एक तरीके से कंप्लीट होने वाला है। क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो मतलब 12th का जो सिलेबस अधिकतर आपके लिए दे रखा है, 11th-12th में जो क्रॉप है ना, वो सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स बचेंगे वो आपके 15 से 20 दिन के अंदर हो जाएंगे। टाइम अभी बहुत है, तो आप तैयारी करते रहे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहे। आपके कम से कम एजी में, देखो सबको पता है कि एजी वाला जो स्टूडेंट होता है उसके एग्रीकल्चर में सही निकलते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर मैं नहीं चाहता सही निकले लेकिन पूरे सही निकले, ठीक है ना भाई। अधिकतर तो सही निकलते ही है। जैसे अगर मैं बात करूं जेट के एग्जाम की, तो जेट में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर के। नॉर्मल बच्चा भी इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन सही कर देता है। मैं चाहता हूं आपके पूरे 40 में से 40 क्वेश्चन सही हो, आईसीआर वालों के भी 50 में से 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखो जो बायोलॉजी है, बायो एंड केमिस्ट्री, इसकी तैयारी आपको अपने लेवल पे करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास आपको अवेलेबल नहीं करवा सकता बायो एंड केमिस्ट्री की। तो आप 11th-12th के नोट्स हैं या और अदर यूट्यूब चैनल अगर आपको मिल रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट की। बाकी आप एग्रीकल्चर बिल्कुल निश्चिंत होकर आप तैयारी करते रहे कैप्टन एग्रो से। आपके 40 में से 40 क्वेश्चन सही निकलेंगे, आपके 50 में से 50 क्वेश्चन सही निकलेंगे अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते हो तो। क्योंकि आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। डिटेल में पढ़ाने का रीजन इतना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम डाउट क्लियर करते हैं ताकि कोई डाउट हो ही ना स्टूडेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी क्वेश्चंस? अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं ना तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारे पास, प्रोटीन परसेंटेज इन मूंग। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन परसेंटेज, शॉर्ट में लिख देता हूं, परसेंटेज इन मूंग जानते हो ना भाई, ग्रीन ग्राम। चलिए कमेंट कीजिए प्रोटीन परसेंटेज बताना है आपको किसमें, मूंग में। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए 21%, ऑप्शन नंबर बी 18%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 28%। कमेंट कीजिए फटाफट से कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 25%। मूंग के अंदर, ग्रीन ग्राम के अंदर जो प्रोटीन प्रतिशत होता है कितना होता है, 25। भाई बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर आपने तो 24 लिखवाया था। हाँ बिल्कुल मैंने 24 लिखवाया था, लेकिन 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है ओरिजिन ऑफ बाजरा ज्वार अरहर। ओरिजिन ऑफ ज्वार बाजरा अरहर, इनका क्या बताना है, ओरिजिन बताना है आपको, नेटिव बताना है, उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कोरोना मतलब चाइना, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ब्राजील। कमेंट कीजिए गाइस, फटाफट कमेंट कीजिए, ओरिजिन क्या है, इनका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अफ्रीका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाइस सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजीली अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट इज। क्वेश्चन नंबर 28। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने टॉपिक को पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इजीली अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट इज, मतलब कौन सा जल है जो पौधे को आसानी से मिल जाता है। भाई देखो 3 प्रकार का जल होता है, ठीक है, वो आपको मैं जब पढ़ाऊंगा टॉपिक एक बार दोबारा से तब वापस से बता दूंगा। पहले आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कैपिलरी वाटर, हिंदी में बोलते हैं केसीए जल, ठीक है, नोट करते हुए चलना हिंदी वाले, केसीए जल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मतलब आर्द्रताग्राही जल इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारे पास ए एंड बी बॉथ,
एंड ऑप्शन नंबर डी आप सबको पता है नन ऑफ दिस। ठीक है, कमेंट कीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिए कि पौधे कौन सा जल ग्रहण करते हैं। तो पौधे कौन सा जल ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैपिलरी वाटर ग्रहण करते हैं, केसीए जल ग्रहण करते हैं। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसके ऊपर अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास आता है यहां पर, निपिंग इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस। निपिंग, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं, टाइम कम लगेगा। मतलब निपिंग प्रोसेस जो क्रिया की जाती है किस क्रॉप में की जाती है, निपिंग क्रिया किस क्रॉप के अंदर की जाती है। ऑप्शन आपके पास है वीट, वीट, ऑप्शन बी आपके पास है ग्राम, ऑप्शन सी आपके पास है राइस एंड ऑप्शन डी आपके पास है मेज। चलिए कमेंट कीजिए, निपिंग प्रोसेस किस फसल में की जाती है, निपिंग क्रिया किस क्रॉप में की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ग्राम। चने में की जाती है, भाई सबको पता है ना, भेड़ छोड़ दी जाती है, ऊपर की पत्तियों को ऐसे नोच लिया जाता है, नोचना भी बोलते हैं, तोड़ दिया जाता है ताकि फुटान अच्छे से हो सके, अधिक से अधिक शाखाएं बने, अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके चने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप एरिया। ठीक है ना, मतलब आपको क्रॉप का एरिया के अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्रॉप एरिया, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्षेत्रफल के आधार पे सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है राइस, फिर इसके बाद में वीट, वीट मतलब सर्वाधिक इंडिया में बात कर रहा हूं मैं, एंड उसके बाद में है ज्वार। ऑप्शन नंबर बी देखना, ऑप्शन नंबर बी है राइस, ऑप्शन नंबर बी राइस, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास वीट, वीट, राइस एंड मेज, अभी समझा दूंगा। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मेज, मेज, राइस, राइस एंड वीट, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नन ऑफ दीज। मतलब भारत में जो फसलों का जो क्षेत्रफल है उसका सीक्वेंस क्रम आपको बताना है कि सर्वाधिक किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए तो है कि राइस सर्वाधिक, फिर उसके बाद वीट, फिर उसके बाद ज्वार, फिर ऑप्शन बी में है वीट है सर्वाधिक, फिर राइस है, फिर मेज है। ऑप्शन नंबर सी मेज सर्वाधिक है, फिर राइस है, फिर वीट है। चलिए कमेंट कीजिए, सर्वाधिक एरिया बताना है आपको। तो सर्वाधिक एरिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर सर्वाधिक उगाया जाता है गेहूं, फिर उसके बाद उगाया जाता है वीट, फिर उसके बाद उगाया जाता है मेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करूं प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि प्रोडक्शन में करेक्ट सीक्वेंस बताइए उत्पादन में, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइस का सर्वाधिक उत्पादन होता है, फिर गेहूं का होता है, फिर ज्वार का होता है, फिर मेज का होता है, इस तरीके से। तो यहां पर दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, या तो एरिया पूछ लेता है या फिर प्रोडक्शन आपसे पूछ लेता है। ये क्वेश्चंस आपसे आईबीपीएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। समझ में आ रहे हैं सभी को क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चले, थोड़ा सा जुनून आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही आंसर दे सके। और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया अगर आप लोगों ने अब तक, तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव हर्बिसाइड। आपको सिलेक्टिव हर्बिसाइड बताना है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड, सिलेक्टिव हर्बिसाइड मतलब समझ गए, एक तरीके से जो सिलेक्ट कर करके मारे, सिलेक्ट कर करके मारने का मतलब समझ गए कि ये दुश्मन है, इसी को मारेंगे, दूसरे को नहीं मारेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक खरपतवार को मारने के लिए बने हो, उनको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव हर्बिसाइड। मतलब समझ के दोबारा बताता हूं, जैसे सपोज करो कोई खरपतवारनाशी बनाया, कोई खरपतवारनाशी दवा बनी है। अब जो दवा है ये कौन सी है, सपोज करो सिलेक्टिव है। अब सिलेक्टिव मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर खेत में ये चना उग रहा है, ये कोई खरपतवार उग रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार है,
और यहाँ पर कोई फिर हमारे पास मस्टर्ड उग रहा है। अब सपोज करो ये खरपतवार किसके लिए बनाया गया है, सपोज करो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए बनाया गया है, तो ये किसको मारेगा, सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को ही मारेगा और किसी को नहीं मारेगा। तो ऐसे खरपतवारों नासियों को हम क्या बोलते हैं, वीडिसाइड को हम बोलते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सिलेक्टिव हर्बिसाइड आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है सीमाजिन है, सीमाजिन, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, ठीक है, सीमाजिन, ऑप्शन नंबर ए सीमाजिन। ऑप्शन नंबर बी 2,4-D एंड ऑप्शन नंबर सी एट्राजिन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। चलिए कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा भाई। सिलेक्टिव हर्बिसाइड, सिलेक्टिव खरपतवारनाशी कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एट्राजिन भी कौन सा है, सिलेक्टिव है, 2,4-D भी सिलेक्टिव है, चौड़ी पत्तियों को मारता है, और सीमाजिन भी सिलेक्टिव है। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास आता है साइंटिफिक नेम ऑफ दूब घास, साइंटिफिक नेम ऑफ दूब ग्रास। भाई दूब घास आप सभी जानते हो ना, दूब घास, इसका क्या बताना है आपको, साइंटिफिक नेम बताना है। ऑप्शन नंबर ए साइप्रस रोटडस, ऑप्शन नंबर ए साइप्रस रोटेंडस एंड ऑप्शन नंबर बी साइनोडोन डेक्टाइलोन एंड ऑप्शन नंबर सी जिजिफस रोटेंडिफोलिया एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, दूब घास का साइंटिफिक नेम आपको कमेंट करना है। तो दूब घास का साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोडोन डेक्टाइलोन है। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूब घास सभी जानते हो ना भाई, वो हरी हरी उगी रहती है गार्डन के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेज क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेज क्रॉप मतलब मक्का की फसल के लिए जलमांग कितनी होगी, मक्का की फसल के लिए जलमांग कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 200 से 400 मिलीमीटर एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, ऑप्शन नंबर बी 400 से 600 मिलीमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 500 से 800 मिलीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 800 से 1000 मिलीमीटर। कमेंट कीजिए, वाटर रिक्वायरमेंट बताइए फटाफट से, मक्का की फसल के लिए जलमांग कितनी जलमांग की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 500 to 800, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आता है हमारे पास यहां पर, द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ यूज ऑफ एनपीके। एनपीके का रेशियो आपको इंडिया में बताना है, शॉर्ट में क्वेश्चन, ठीक है, टाइम कम लगेगा। एनपीके का क्या बताना है आपको, रेशियो, अनुपात बताना है इंडिया के अंदर कि किस तरीके से कितना अनुपात है, कितना डालना चाहिए एनपीके को खेतों के अंदर फसलों में। क्लियर, समझ गए। पूरा क्वेश्चन आपको नोट में बाद में करवा दूंगा, अभी आप इसको शॉर्ट में समझे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 2:2:2 एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 3:2:1 एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 4:2:1 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 4:2:2। चलिए कमेंट कीजिएगा, इस फटाफट से कमेंट कीजिए, इंडिया में कितना मतलब डालना चाहिए किसानों को, एनपीके कितना डालना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो कितना डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4:2:1 डालना चाहिए। लेकिन क्या इतना डालते, क्या नहीं डालते हैं भाई, इंडिया वाले हैं तो ऐसे ही ज्यादा डालते हैं। कितना डालते हैं भाई, ज्यादा मतलब समझो, ये जो 4 है ना, इसको तो डालते हैं 6.5 रेशियो, और जो 2 है इसको डालते हैं 2.5 में, और यहां पर इसको तो डालते हैं 1 में डालते हैं, ठीक है। तो ये तो डालते हैं। अगर पूछा जाए कितना डालते हैं तो ये वाला राइट लगाना है, और अगर पूछा जाए कितना डालना चाहिए मतलब, तो ये वाला आपको राइट लगाना है। क्लियर हो रहे हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्राउन मैन्यूरिंग इज अ कॉमनली प्रैक्टिसाइड इन। देखो, ब्राउन मैन्यूरिंग एक प्रैक्टिस की जाती है, क्रिया की जाती है, तो किस फसल में की जाती है। क्लियर हो रहा है, ब्राउन मैन्यूरिंग की बात कर रहा हूं। मैन्यूर जानते हो ना, खाद। ब्राउन मैन्यूरिंग इज अ कॉमनली प्रैक्टिसाइज्ड इन मतलब किस क्रॉप में किस क्रिया की जाती है, किस क्रॉप में। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है राइस, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है व्हीट,
ऑप्शन नंबर सी आपके पास है यहां पर मेज, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है गार्लिक। चलिए कमेंट कीजिए। ब्राउन मैन्यूरिंग जो प्रोसेस है, क्रिया है, किस में की जाती है? तो ब्राउन मैन्यूरिंग जो किया जाता है चावल में किया जाता है। भाई क्या होता है, चावल लगाने से पहले जो ढेंचा होता है, ढेंचे को उगाया जाता है और उसमें हकाई जुताई कर दी जाती है ताकि उससे हरी खाद बन सके। भाई हरी खाद आप सभी जानते हो ना, मतलब जो दलहनी फसलों की भी हरी खाद बन जाती है। दलहनी फसलें उगाई जाती है और फिर उनकी हकाई जुताई करके मिट्टी में दबा दिया जाता है ताकि उससे खाद बन सके। तो ऐसे ब्राउन मैन्यूरिंग भी क्या है, एज अ ग्रीन मैन्यूर की तरह वर्क करता है राइस के अंदर। राइस में एजोला मतलब सेवाल भी डाला जाता है ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 36। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए भाई फटाफट बताइए। द एग्रोनॉमी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कौन सी लैंग्वेज से एग्रोनॉमी शब्द लिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बताइए, एग्रोनॉमी वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन भाई ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 के, ग्रीक, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है इंग्लिश, एंड ऑप्शन डी है हिंदी। कमेंट कीजिए एग्रोनॉमी वर्ड किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रोनॉमी वर्ड किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन का है। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, 1 जूट बेल इज इक्वल टू 1 जूट बेल इज इक्वल टू, मतलब जो जूट की जो गांठ होती है, भाई जूट सभी जानते हो ना, जैसे भाई जो बोरियां बनती है, बोरियां ये जूट की बनी होती है, ठीक है। तो उसकी एक बेल का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 150 kg पर बेल, ऑप्शन बी 170 kg पर बेल, ऑप्शन सी 180 kg, एंड ऑप्शन डी 210 kg प्रति बेल। कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जूट की एक गांठ का वजन क्या होता है? 180 kg होता है। अधिकतर स्टूडेंट यहां पर 170 भी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 170 किसका होता है? कॉटन का होता है। कॉटन जानते हो, कपास, कॉर्कस स्पीसीज, और जूट क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज, ठीक है ना। बोटनिकल नेम तो सबके याद कर लेना आप, ये दोनों पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दिया जाएगा आपको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले, मतलब छिलका रहित, हुललेस वेराइटी ऑफ बार्ले, छिलका रहित किस्म बतानी है आपको बार्ले की, जिस पर छिलका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए करण 18, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है RD 2552, ऑप्शन नंबर सी है NP 13, एंड ऑप्शन नंबर डी है बिलारा 2। तो ये सारी किस्में किसकी है? सबसे पहले तो आप ये याद करो कि ये सारी किस्में किसकी है? बार्ले की है। हो गई किस्में याद? करण, RD 2552, NP 15 एंड बिलारा 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट किस्में हैं। तो यहां पर जो छिलका रहित जो किस्म है वो कौन सी है? करण 18 है। करण 18 बिल्कुल अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 आपके पिछले पेपर में से पूछा जाएगा, जो पिछले पेपर हुए हैं, ठीक है। गोला इज अ वेराइटी ऑफ, गोला किसकी किस्म है? गोला इज अ वेराइटी ऑफ, गोला किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है एप्पल, ऑप्शन नंबर बी पियर्स, एंड ऑप्शन नंबर सी कैस्यू, एंड ऑप्शन नंबर डी बेर। तो गोला किसकी किस्म है? बेर की किस्म है। एक क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेर। कब पूछा गया है? 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? साइलेज कंटेन परसेंटेज मॉइस्चर, मतलब साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? साइलेज में आपको बताना है नमी, मॉइस्चर बताना है, ठीक है, मतलब नमी की मात्रा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 60 से 70%, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 10 से 20%, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 30 से 40%, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 20 से 25%। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर।
तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपके पूरे 40 में से 40 क्वेश्चन सही निकले होंगे बिल्कुल अच्छे से। बहुत कुछ आपने इस वीडियो के अंदर सीखा होगा और बिल्कुल अच्छे से आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके टोटल 40 क्वेश्चन में से 40 सही निकले हैं या फिर 40 में से 45 तो नहीं, 40 में से 35 सही निकले हैं, 40 में से 30 सही निकले हैं, 40 में से 25 सही निकले हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर भी आपको एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पे फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ। साथ में जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइज आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। गाइज आप इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें यार, बिल्कुल शेयर सभी स्टूडेंट करें, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। मैं एक एक स्टूडेंट से बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है 2-4 स्टूडेंट शेयर कर देते हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी आप देख रहे हो सभी को शेयर करना है अपने फेसबुक, भाई फेसबुक आप सभी चलाते हो, अभी आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो सभी को फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक, बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। शेयर जरूर करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। भाई जैसे आप मेरे से कमेंट करके बोलते हो थैंक यू सर, तो आप थैंक यू ना बोले, थैंक यू की जगह आप शेयर करें। आपके शेयर करने से 10 बच्चे पढ़ सकते हैं, वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनका क्वेश्चन सही निकल सकता है आप लोगों की वजह से, वो पास हो सकते हैं, सिलेक्शन उनका हो सकता है आप लोगों की वजह से। तो गाइज इसीलिए आप वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद।